पंजाबी म्यूजिक की दुनिया जहां ज्यादातर बातें गाड़ियों, ब्रांड्स और जोरदार बीट्स के इर्द गिर्द घूमती हैं, वहां एक ऐसा कलाकार है जिसकी पहचान उसके शब्द हैं। हम बात कर रहे हैं अर्जुन ढिल्लों की। आज हमारे पास उनकी कहानी से जुड़े कुछ सोर्सेज हैं और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि शोर शराबे के इस दौर में एक शायराना अंदाज वाला कलाकार इतना बड़ा कैसे बन गया। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ एक सिंगर की नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि पंजाबी म्यूजिक में आज भी लफ्ज सबसे भारी हैं। अर्जुन ढिल्लों का सफर एक तरह की कह सकते हैं केस स्टडी है, जो बताती है कि जब सब एक ही दिशा में भाग रहे हों तो अपनी अलग राह बनाकर भी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। ये कहानी ग्लैमर पर कंटेंट की जीत की कहानी है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी पंजाब के एक गांव भुल्लेरहेड़ी से शुरू होती है। 14 दिसंबर 1990 को जन्म, एक आम मिडिल क्लास परिवार। यहाँ तक तो सब सामान्य लगता है, लेकिन जो चीज सामान्य नहीं थी वो थी शायद उनकी सोच। बिल्कुल, उनके बैकग्राउंड में ही उनकी कला की नींव छुपी है। वो माहौल जहां लोक संगीत और किस्से कहानियां रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थे, वो सब उनके अंदर बस गया। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कॉलेज के दिनों में जब ज्यादातर लोग स्टार बनने का सपना देख रहे थे, तब अर्जुन ढिल्लों एक लेखक बनने पर काम कर रहे थे। उन्होंने अपनी कलम को अपनी आवाज से पहले तैयार किया, और वो कलम इतनी मजबूत थी कि इंडस्ट्री में गायक बनने से पहले ही उनकी पहचान एक गीतकार के तौर पर बन गई। ये रास्ता तो बहुत कम लोग चुनते हैं ना, ज्यादातर तो सीधे माइक पकड़ना चाहते हैं, और यही उनकी स्ट्रैटेजी का सबसे अहम हिस्सा था। देखिए, जब आप एक गीतकार के तौर पे शुरुआत करते हैं तो आप इंडस्ट्री के अंदरूनी सिस्टम को समझते हैं। आप दूसरे बड़े कलाकारों के लिए लिखकर एक तरह की विश्वसनीयता और इज्जत कमाते हैं। उनके लिखे गानों में एक कच्चापन था, एक सच्चाई थी जो उस वक्त के कमर्शियल गानों से गायब थी। जब निंजा और दिलजीत दोसांझ जैसे कलाकार आपके लिखे शब्दों को गाते हैं तो इंडस्ट्री आपको गंभीरता से लेने लगती है। आपकी साख बन जाती है कि इस बंदे को क्राफ्ट की समझ है। तो फिर वो मोड़ कब आया जब लेखक ने तय किया कि इन शब्दों को अब मेरी ही आवाज चाहिए? एक कामयाब लिरिसिस्ट को सिंगर बनने का ख्याल क्यों आया? ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन था। जब आपके लिखे गाने हिट हो रहे होते हैं, लेकिन आपको लगता है कि उन शब्दों के पीछे का जो असली इमोशन है, जो भाव है, वो सिर्फ आप ही पूरी तरह से बयां कर सकते हैं, तब ये बदलाव आता है। ब्राउन स्टूडियोज के साथ उनका जुड़ना इसी सफर का अगला पड़ाव था। इश्क जेहा हो गया, संताली, बाय बाय जैसे शुरुआती गानों ने सीधे उन लोगों को टारगेट किया जो पंजाबी म्यूजिक में सिर्फ बीट्स नहीं बल्कि गहराई ढूंढ रहे थे। हाँ, संताली की बात करें तो वो सिर्फ एक गाना नहीं था, उसमें इतिहास था, उसमें एक स्वाभिमान था। ये कोई आम रोमांटिक गाना नहीं था। बिल्कुल सही। उस एक गाने से उन्होंने दिखा दिया कि उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है। उन्होंने एक ऐसी ऑडियंस को अपनी तरफ खींचा जो शायद मेनस्ट्रीम पंजाबी म्यूजिक से कट चुकी थी। ये वो लोग थे जिन्हें लगता था कि अब अच्छे लिखने वाले नहीं रहे। अर्जुन ने आकर उस खाली जगह को भरा। सिंगल्स की कामयाबी के बाद आता है असली टेस्ट, एल्बम। और यहीं पर अर्जुन ढिल्लों की कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। 2021 में उनकी पहली एल्बम आई, आवारा। आवारा की रिलीज अपने आप में एक बड़ा कदम था। ये वो दौर था जब पंजाबी इंडस्ट्री पूरी तरह से सिंगल्स पर चल रही थी। हर हफ्ते एक नया गाना आता और पुराना भूल जाता। ऐसे में एक पूरी एल्बम रिलीज करना जिसमें 10-12 गाने हों और वो एक थीम से बंधे हों, एक बहुत बड़ा रिस्क था। तो क्या ये रिस्क काम कर गया? ये सिर्फ काम नहीं किया, इसने एक ट्रेंड को चुनौती दी। आवारा ने साबित किया कि अगर कहानी कहने का अंदाज अच्छा हो तो ऑडियंस आज भी एक पूरी आर्टिस्टिक जर्नी सुनना चाहती है। वो सिर्फ 3 मिनट का गाना नहीं बल्कि 40 मिनट का एक पूरा अनुभव चाहते हैं। इस एल्बम की गीतात्मक परिपक्वता, उसकी मैच्योरिटी ने उन्हें एक सोचने वाले कलाकार के तौर पर स्थापित कर दिया। फिर 1 साल बाद ही 2022 में जलवा आई, और इस एल्बम का साउंड आवारा से बहुत अलग था। ज्यादा मॉडर्न, ज्यादा एक्सपेरिमेंटल। मुझे याद है जब मैंने पहली बार इसे सुना तो लगा कि ये एक सोची समझी कोशिश है अपने ऑडियंस को बड़ा करने की। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जलवा उनकी वर्सेटैलिटी दिखाने का एक जरिया थी। उन्होंने मॉडर्न ट्रैप बीट्स और सिंथ साउंड्स का इस्तेमाल किया, जो दिखाता है कि वो बाजार की नब्ज को समझते हैं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बीट्स भले ही मॉडर्न थी, पर लिखने का अंदाज और शब्दों की गहराई वही थी। उन्होंने ये दिखाया कि वो कमर्शियल दायरे में भी अपनी पहचान बनाए रख सकते हैं। ये एक बैलेंस बनाने की कोशिश थी, अपने पुराने फैंस को नाराज किए बिना नए फैंस तक पहुंचना। और वो बैलेंस शायद 2023 की सरूर में सबसे ज्यादा दिखा।
वो एल्बम तो कमर्शियली बहुत बड़ी हिट थी। उसके गाने सोशल मीडिया रील्स से लेकर शादियों तक हर जगह बज रहे थे। जरूर उनकी कमर्शियल कामयाबी का शिखर थी। इस एल्बम ने उन्हें एक मेन स्ट्रीम स्टार बना दिया। लेकिन यहाँ एक बहस छिड़ती है। जब कोई आर्टिस्ट इतना कमर्शियल हो जाता है तो क्या वो अपनी कला से समझौता करता है? हाँ, कई लोग मानते हैं कि सरूर के कुछ गाने उनके पुराने काम जितने गहरे नहीं थे। क्या इस आलोचना में कोई दम है या ये बस उनकी तरक्की का एक हिस्सा था? मेरे ख्याल से ये दोनों का मिश्रण है। जाहिर है, जब आप एक बड़ी ऑडियंस के लिए संगीत बना रहे हैं तो आपको उसे थोड़ा आसान बनाना पड़ता है। लेकिन अर्जुन ने यहाँ भी एक चालाकी दिखाई। सरूर के गाने सुनने में भले ही आसान लगते हों, पर उनके बोलों में अब भी वो पंजाबी कल्चर की झलक थी। उन्होंने अपनी जड़ों को पूरी तरह नहीं छोड़ा। ये संतुलन बनाना बहुत मुश्किल है और उन्होंने ये कर दिखाया। और फिर 2024 में ए फॉर अर्जुन। इस एल्बम का नाम ही इतना आत्मविश्वास से भरा है। ऐसा लगा जैसे वो कह रहे हों, अब मैं अपने नियमों पर खेलूंगा। बिल्कुल। ए फॉर अर्जुन एक तरह से उनकी जीत का ऐलान है। आवारा में उन्होंने खुद को साबित किया, जलवा में उन्होंने प्रयोग किया, सरूर से उन्होंने बाजार जीता और अब ए फॉर अर्जुन में वो बिना किसी दबाव के संगीत बना रहे हैं। इस एल्बम में ट्रेडिशनल पंजाबी वाइब्स और मॉडर्न साउंड्स का जो संगम है वो दिखाता है कि वो एक कलाकार के तौर पर कितने सुरक्षित महसूस करते हैं। ये उनकी पूरी यात्रा का निचोड़ है। तो इन सब एल्बमों और गानों के आधार पर अर्जुन ढिल्लों की पहचान क्या है? क्या चीज़ उन्हें बाकियों से अलग करती है? सोर्सेज कुछ चीज़ें साफ साफ बताते हैं। मजबूत काव्यात्मक गीत, अपनी संस्कृति से गहरा जुड़ाव और विवादों से दूरी। और इसी से जुड़ा एक और अहम पहलू है उनकी शख्सियत। आज के दौर में जहां हर कलाकार 24 घंटे सोशल मीडिया पर है, अपनी निजी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात शेयर कर रहा है, वहीं अर्जुन ढिल्लों लगभग गायब रहते हैं। वो शायद ही कोई इंटरव्यू देते हैं। उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। पर क्या ये आज के ज़माने में एक तरह का रिस्क नहीं है? जहां पर्सनल ब्रांडिंग इतनी ज़रूरी है, वहां खुद को इतना प्राइवेट रखना उनकी पहुंच को कम नहीं करता? कुछ फैंस शायद चाहेंगे कि वो उनसे ज़्यादा जुड़े। ये एक दो धारी तलवार है, लेकिन अर्जुन के मामले में ये काम कर गई है। खुद को पर्दे के पीछे रखकर उन्होंने ये पक्का कर लिया है कि लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ उनकी कला पर रहे। जब आप अर्जुन ढिल्लों का गाना सुनते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि कल उन्होंने इंस्टाग्राम पर क्या पोस्ट किया था या वो किस विवाद में फंसे हैं। आप सिर्फ संगीत सुनते हैं। उन्होंने अपने काम को ही अपनी पहचान बना लिया है, अपनी पर्सनैलिटी को नहीं। ये एक बहुत पुरानी सोच है, लेकिन इस नए दौर में यही चीज उन्हें सबसे अलग बनाती है। और शायद इसी वजह से उनका असर सिर्फ पंजाब तक ही सीमित नहीं है। कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले पंजाबी उन्हें बहुत सुनते हैं, खास तौर पर वो पीढ़ी जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहना चाहती है। बिल्कुल। प्रवासी पंजाबियों के लिए उनका संगीत घर वापस आने जैसा है। उनके गानों में किरदारी यानी चरित्र और अणख यानी आत्मसम्मान जैसे पंजाबी मूल्य बार बार आते हैं। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये पूरी संस्कृति का सार है। जब कोई कनाडा में बैठा युवा ये शब्द सुनता है तो वो अपने बड़ों की बातें, अपने गांव की मिट्टी को महसूस करता है। उनका संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक सांस्कृतिक पुल का काम करता है। इसीलिए शायद उनके संगीत के लिए रूहानी, विचारोत्तेजक जैसे शब्द इस्तेमाल होते हैं। ये सिर्फ तारीफ नहीं है, ये उनके संगीत के असर को बताता है। सही कहा। वो आपको नाचने पर मजबूर करने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करते हैं। और आज के पंजाबी संगीत में ये कॉम्बिनेशन बहुत दुर्लभ है। आज वो जिस मुकाम पर हैं वो किसी ट्रेंड या मार्केटिंग का नतीजा नहीं है, बल्कि सालों की मेहनत और अपनी कला के प्रति ईमानदारी का नतीजा है। उन्होंने इंडस्ट्री के बनाए नियमों पर चलने के बजाय अपने नियम खुद बनाए। तो आज हमने अर्जुन ढिल्लों के सफर की परतों को खोला। पंजाब के गांव से निकलकर पहले एक गीतकार के रूप में इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना और फिर अपनी आवाज और अपनी शर्तों पर स्टारडम हासिल करना। ये कहानी दिखावे के दौर में सादगी और कला की जीत की है। इस पूरी बातचीत का सार यही है कि अर्जुन ढिल्लों ने यह साबित कर दिया है कि अगर आपके कंटेंट में दम है, अगर आपके शब्दों में वजन है, तो आपको सफल होने के लिए किसी बाहरी चमक दमक की जरूरत नहीं है। उनकी सफलता का ब्लूप्रिंट बहुत सीधा है। अपनी जड़ों से जुड़े रहो, अपनी कला के प्रति ईमानदार रहो और शोर करने के बजाय काम को बोलने दो। और यहाँ से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। जैसे जैसे पंजाबी म्यूजिक और ज़्यादा ग्लोबल और कमर्शियल होता जा रहा है, जहाँ बड़े बड़े इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो रहे हैं, क्या अर्जुन ढिल्लों जैसे कलाकार जो अपनी भाषा और संस्कृति की गहराई पर टिके हैं,
दुर्लभ होते जाएंगे, या फिर उनकी सफलता एक नई पीढ़ी को प्रेरित करेगी जो स्टाइल से ज्यादा सार को महत्व देगी? सवाल यह है कि अर्जुन ढिल्लों एक अपवाद हैं या एक नए नियम की शुरुआत?